लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं और इस बार जनता ने किसी भी पार्टी को जनादेश नहीं दिया है। पिछले 2 चुनाव से शानदार जीत दर्ज करने वाली सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सीटों का आंकड़ा 240 पर ही अटक गया है। इसके साथ ही पार्टी 272 के बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। हालांकि उसके नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 293 सीटें हासिल करने में कामयाब रहा। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और उसके हिस्से में 234 सीटें आई हैं, जबकि 16 पर अन्य दल जीते हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन इस बार पार्टी का न सिर्फ वोट शेयर घटा है बल्कि 50 से ज्यादा सीटों का नुकसान भी पार्टी को झेलना पड़ा है। हालांकि वोट शेयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सीटों के मामले में पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसी बीच आइए जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रवार नतीजे कैसे थे, किस क्षेत्र में किसे ज्यादा सीटें आई और किसे कहां झटका लगा। पहले बात करते हैं उत्तर भारत की, तो यहाँ उत्तर भारत में भाजपा को बड़ा झटका लगा। इस क्षेत्र में लोकसभा की कुल 205 सीटें आती हैं। ये सीटें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड को मिलाते हुए कुल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की हैं। इस लोकसभा चुनाव में 205 में से 90 सीटें भाजपा के खाते में गईं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के 32 सांसद जीते, वहीं 83 सीटों पर अन्य को जीत मिली। पिछले लोकसभा चुनाव में 205 में से 146 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। कांग्रेस के महज 11 सांसद ही जीत सुनिश्चित कर पाए थे, तो वहीं 48 सीटों पर अन्य को जीत मिली थी। वहीं अब बात करें दक्षिण भारत की, तो यहाँ भाजपा कांग्रेस से आगे क्षेत्रीय दल देखे गए। इस क्षेत्र से कुल 132 सांसद चुनकर आते हैं। दक्षिण भारत की ये सीटें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे कुल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 132 में से कांग्रेस ने 42 सीटों पर जीत हासिल करी है। भाजपा ने 30 सीटों पर जीत हासिल करी है, तो वहीं इन दलों से काफी आगे क्षेत्रीय पार्टियों के 60 सांसद चुने गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 132 में से कांग्रेस और भाजपा दोनों ने 29 सीटों पर जीत हासिल करी है, तो वहीं क्षेत्रीय पार्टियों के 74 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। बता दें कि पश्चिम भारत में भाजपा को नुकसान तो कांग्रेस को फायदा हुआ है। इस क्षेत्र से लोकसभा की कुल 78 सीटें आती हैं। ये सांसद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमनदीव से चुनकर संसद पहुंचते हैं। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 78 में से 36 सीटों पर जीत हासिल करी है, तो वहीं कांग्रेस के केवल 15 उम्मीदवार लोकसभा संसद चुने गए हैं। वहीं अन्य दलों के 27 सांसद जीते हैं। बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 78 में से 51 सीटों पर अपना परचम लहराया था। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी के केवल 2 उम्मीदवार लोकसभा संसद चुने गए थे। वहीं अब अन्य दलों के 25 सांसद जीतकर संसद पहुंचे थे। पूर्वी भारत में अन्य दलों और भाजपा की टक्कर देखी गई। देश के इस हिस्से से कुल 88 सीटें आती हैं। ये सांसद पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड जैसे 10 राज्यों से चुने जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 88 में से 45 सीटों पर भाजपा ने सफलता हासिल करी है। दूसरी ओर कांग्रेस के केवल 9 सांसद लोकसभा तक पहुंचे हैं। इसके अलावा 35 सांसद अन्य दलों से जीत कर आए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 88 में से 40 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल करी थी। कांग्रेस के महज 7 सांसद संसद के निचले सदन तक पहुंचे थे। इसके अलावा 41 सांसद अन्य दलों से जीत कर आए थे। वहीं अब मध्य भारत की बात करें तो वहां कांग्रेस एक ही सीट पर सिमट कर रह गई है। इस क्षेत्र में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जहां मध्य प्रदेश से लोकसभा के 29 सांसद चुने जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। इस चुनाव में 40 में से 39 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र एक ही सीट आई है। पिछले चुनाव में 40 में से 37 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी, वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 3 सीटें ही आई थीं। बताते चलें कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद अब सरकार गठन की तैयारी शुरू हो गई है। एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सहयोगी दल 7 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने वाले हैं, जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी पहले नेता।
पिछले दिनों कार्यवाहक पीएम नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में राहुल गांधी को लेकर कहा था कि कौन राहुल। वहीं आज कांग्रेस ने उसी वाक्य पर पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा, कौन है नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के तानाशाही रवैये की लंबी चौड़ी फहरिस्त भी गिना दी है। तो क्या कुछ लिखा कांग्रेस ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आज कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कार्यवाहक पीएम नरेंद्र मोदी के अत्याचारों की लंबी चौड़ी फहरिस्त शेयर कर दी है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, कौन है नरेंद्र मोदी, जिसने ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी एजेंसियों के जरिए लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की, जिसने किसानों पर हमले करवाए, किसानों की राहों में कीलें बिछाई, जिसकी जिद ने अपना हक मांग रहे 700 से ज्यादा किसानों की जान ले ली, जिसने देश के करोड़ों लोगों को कोरोना में अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया, जिसने देश की बेटियों की इज्जत नहीं बचाई लेकिन इज्जत तार तार करने वालों को बचाता रहा, जिसने अपनी राजनीति के लिए मणिपुर को जलता छोड़ दिया, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वसूली रैकेट चलाया, लोगों को डरा धमकाकर अरबों रुपए वसूले, जिसने देश में महंगाई बढ़ाकर गरीबों के मुंह से निवाला छीन लिया, जिसने देश के पीएसयू अपने मित्र को बेचकर युवाओं को बेरोजगार कर दिया, जिसने अग्निवीर योजना लाकर युवाओं से सेना में जाने का सपना छीन लिया, जिसने नोटबंदी और गलत जीएसटी लागू कर छोटे दुकानदारों को तबाह कर दिया, जिसने प्रज्वल रेवन्ना के लिए भरे मंच से वोट मांगा, जिसने चीन से घबराकर उसे क्लीन चिट दे दी, जिसने चुनाव में मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस जैसे मुद्दों से जनता को गुमराह किया, जिसने अपने भाषण में मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरा दी। इस पोस्ट के बाद तो ये साफ हो गया है कि विपक्ष मोदी को तानाशाह यूं ही नहीं बुलाता है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि अपनी और बीजेपी की साख पर काम करने में स्वयं नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार हैं। जिसने राम मंदिर को बनवाया उसी को अयोध्या वासियों ने हरा देने का काम किया है। ये संपूर्ण अयोध्या के लिए, संपूर्ण भारत के हिंदुओं के लिए और संपूर्ण विश्व में पहले हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है कि जिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने जिस अयोध्या में आते थे तो लगता था कि आसपास के किन्हीं सीट के विधायक और सांसद हैं, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं। और उसके बाद भी उनको हरा देने का काम किया है। यह कालिक हजारों वर्षों तक चलने वाली है और इसे अयोध्या वासी कभी जो है खत्म नहीं कर सकते हैं। ये बहुत दुखद है और इसको कह पाना कि अयोध्या में क्यों अयोध्या वालों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और उनको कैसे हरा दिया, जो 90 के दशक की वो शाम जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया। ये बहुत दुख है। इसको कह पाना, मैं पिछले 2 दिन से मुझे न भोजन मुझसे किया जा रहा है, न मुझे नींद आ रही है। मैं बता नहीं पा रहा हूँ कितना कष्ट है। और ये सिर्फ मुझे, एक मात्र मुझे नहीं है बल्कि पूरे देश में हिंदुओं को है। और इसको सोचकर कि अयोध्या में लोगों ने भगवान राम को जो लेकर चलने वाली पार्टी है उसको हरा दिया और भगवान राम के भक्तों का निर्ममता पूर्वक संहार करने वाले रावणों को यहाँ से जिता दिया। अयोध्या को कभी पूरा भारत सहित पूरे सनातन में जो हिंदू है, पूरे विश्व में सनातनी हिंदू है, वो शायद माफ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यजनक है हिंदुओं के लिए, अयोध्या के हिंदुओं के लिए। ये कालिक कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये वही अमर अकंटक कालिक है जो मंथरा के मस्तक पर लगा था, जो माता कैकेयी के मस्तक पे लग गया था, जो अयोध्या वासियों के मस्तक पे लग गया था, जिन्होंने भगवान राम को वनवास दिला दिया, जिन्होंने माता सीता को वनवास दे दिया। ये वो अमर कालिक है, ये वो अकंटक कालिक है जो जब तक राम मंदिर रहेगा तब तक ये कालिक हिंदुओं के मस्तक पर रहेगा कि जिन्होंने भव्य दिव्य राम मंदिर बनवाने का काम किया, 500 वर्षों के कालिक को विध्वंस कर दिया, उन्हीं को इन्होंने हरा दिया। चंद निजी स्वार्थ कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे, जिन्होंने यह कहा कि संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी। जिस संविधान की बदौलत हमारे प्रभु श्री राम लला भव्य रूप से विराजमान हुए, कुछ जुमलेबाज पार्टियों ने उसी संविधान को ही दांव पे लगा दिया अपनी राजनीति के चक्कर पे, और उन्होंने पूरे देश में ये कहा कि संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी। इससे ज्यादा दुखद और क्या होगा। षड्यंत्र में सफल रहा। विपक्ष ने क्या किया
कि एक दलित को यहाँ से जो है जनप्रतिनिधि बनाया, इसलिए कि उसको पता था कि जो यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, उसको मिल ही जाएगा, और जिनको प्रत्याशी बनाए वो दलितों के नाम पर, कुछ जातिवाद के नाम पर कुछ वोट ले लिए, और कुछ तमाम कारण रहा। एक बार जो है तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हैं, तो हिंदू संगठनों की उपेक्षा भी इसमें कारण रहा। और दूसरा एक जो बड़ा कारण था अयोध्या की सीट हारने का, तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहां लगे थे हराने के लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो राजनीति का केंद्र है वो राम मंदिर है। तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट यहां रात रात घूम करके, और वो जो है यहाँ पैसा भी काफी बांटे हैं, तो वो दलितों को और ओबीसी को जो है तो समझाने में और खरीदने में कामयाब रहे। हालांकि हम लोग शर्मिंदा हैं, और जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया उसका प्रत्याशी जीत गया, जिसने राम मंदिर बनाया उसका प्रत्याशी हार गया। यही कुछ जो है कल्याण समय के समय में भी हुआ था। ये अत्यंत दुखद रहा, और यह कमी जल्दी पूरी भी होगी, क्योंकि जिस प्रत्याशी को गठबंधन ने दिया था वह प्रत्याशी बहुत बुजुर्ग हैं, और वो कई बार मरने से बच चुके हैं, इतने बीमार भी, उनके तमाम तरह की बीमारियां भी हैं, तो वो साल 6 महीने के अंदर ही वो मरने वाले हैं। इसके बाद जो है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी पूर्ण बहुमत से, फिर से जो यहाँ खड़ा होगा प्रतिनिधि वो लगभग जो है 4 लाख वोट से जीतेगा। तो एक तो ये विधायक थे वो सीट छोड़ेंगे तो वो भाजपा की झोली में जाएगी, और 2-4 महीने के बाद ये मर जाएंगे तो फिर जो है संसदीय सीट भी जो है भाजपा की झोली में जाएगी। ये अयोध्यावासी दोगले हैं, जब भगवान राम के नहीं हुए तो ये किसी के होंगे, ये किसी के नहीं हो सकते। जब माता सीता पे लांछन लगा दिए ये लोग, तो ये लोग जब माता सीता पे लांछन लगाए, उन्होंने त्याग करवाए, तो ये अयोध्यावासी किसी के नहीं हो सकते। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। ये दोगले हैं। जब भगवान राम गए थे लंका पे चढ़ाई करने के लिए, उस समय भी अयोध्यावासियों को लेके भगवान नहीं गए थे। उनको मालूम था कि अगर अयोध्यावासी को लेके जाएंगे तो वास्तव में धोखा कर देंगे, ये रावण से समझौता कर लेंगे, इसीलिए वो लेके नहीं गए। इसीलिए ये अयोध्यावासी पे कभी विश्वास मत करना। जो राम को लाए थे अब उनको लाए थे, लाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इस चुनाव में जहां चौंकाने वाले नतीजे आए, वहीं सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार अमृतपाल सिंह ने जीत हासिल की। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में कश्मीर संभाग की बारामूला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इंजीनियर राशिद ने जीत अख्तियार की। खास बात है कि ये दोनों अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं। राशिद पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए लगा है और वो मौजूदा समय में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। राशिद को साल 2019 में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनएसए ने टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने वाले अमृतपाल सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसए अधिनियम लगा हुआ है। वो असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अब ऐसे में सवाल है कि इन्होंने चुनाव तो जीत लिया,
पर क्या वे शपथ समारोह में हिस्सा ले सकेंगे? क्या उन्हें सांसद बनने के बाद रिहाई मिल जाएगी या फिर वह कैदी के रूप में ही सांसद बने रहेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के मुताबिक वो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और मानसिक रूप से स्वस्थ है, वह चुनाव लड़ने योग्य है। वहीं लीगल कस्टडी के लिए नियम है कि कोई भी व्यक्ति जिस पर आपराधिक मामला चल रहा है वह भी चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते वो दोषी साबित न हुआ हो। अमृतपाल और राशिद ने चुनाव जीत लिया है, लेकिन अब वे शपथ समारोह में हिस्सा कैसे लेंगे, यह जानना आवश्यक है। जेल में बंद निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ लेने के लिए पैरोल दी जाती है। एक सवाल है कि क्या सांसद या विधायक जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं? देश में प्रदेशों की जेलों का मैनुअल अलग होता है। ऐसे में जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर तो कार्यवाही नहीं कर सकता, लेकिन वे ऑनलाइन बैठकों में हिस्सा और फैसले ले सकते हैं। वे परिवार के लोगों या फिर सीनियर सदस्यों अथवा लीगल टीम के जरिए अपने क्षेत्र का हाल जान सकते हैं। सबसे जरूरी कि वह सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकता। ऐसे में जेल में रहकर सरकार चलाना चुनौती भरा काम होता है। इस पर पूर्व लोकसभा सचिव जनरल पीडीटी आचार्य का बयान भी सुनिए। कई लोग इस तरह से जेल से जीते हैं, वो इसी तरह वो आए हैं और चले गए हैं। देखिए, देश हित के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ कि इसका जल्दी निपटारा होना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलने पर इनका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा, पार्लियामेंट में आने से कोई रोक नहीं सकता। अब पहली बात यह है कि इनको आंख में ओथ लेना पड़ेगा, तो उसके लिए वो कंसर्न्ड जो अथॉरिटीज हैं उनके परमिशन से, कोर्ट के परमिशन से वो आ सकते हैं और ओथ ले सकते हैं। लेकिन ये आएंगे पुलिस के साथ, पुलिस इनको लेके आएंगे वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे तक, गेट तक पुलिस इनको लाएंगे और उसके बाद वहाँ की जो सिक्योरिटी है पार्लियामेंट की उनको हैंड ओवर करेंगे और उसके बाद वो अंदर आएंगे, ओथ लेंगे और उसके बाद पुलिस के साथ वो वापस चले जाएंगे जेल में। फिर कहीं कोई इम्पोर्टेंट काम पार्लियामेंट में होता है, कोई वोटिंग वगैरह होता है, कोई बहुत इम्पोर्टेंट वोटिंग वगैरह होता है, उसमें अगर भाग लेना चाहते हैं तो वो इसी तरीके से वो आ सकते हैं परमिशन लेके, क्योंकि जो जेल में है जो बिना परमिशन के नहीं जा सकते। तो ये है उसके जो प्रोसीजर यही है। ऐसे कई लोग इस तरह से जेल से जीते हैं, वो इसी तरह वो आए हैं और चले गए हैं। तो इस सवाल का तो यही जवाब है। पीडीटी जी, अपना आचार्य जी ये बताइए कि बार बार पैरोल मिलना, पहली बात ये, चलिए जनता ने उनको चुना और वो सांसद बन गए और वो कैसे तो वो सेवा करेंगे, और पैरोल कितनी बार मिलेगा उनको, कितने दिन के लिए पैरोल मिलता रहेगा उसको? नहीं, ये पैरोल वैसे नहीं है, ये तो बिना पैरोल के तो कोई नहीं आ पाता है। ये पार्लियामेंट के जो नॉर्मल पैरोल होता है ना, वही वो नहीं है। ये यहाँ पर एक खास काम के लिए आते हैं पार्लियामेंट में, एक खास कोई चीज़ वो करने के लिए आते हैं, वोटिंग करने के लिए आते हैं या किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। तो खास पर्पस के लिए उनको परमिशन मिलता है और उसके बाद वो काम करने के बाद वो वापस चले जाते हैं, यही है। कई फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज से पहले ही विवादों में बुरी तरह घिर जाती हैं। कभी कभी इसका परिणाम ये भी होता है कि उसकी रिलीज डेट भी टाल दी जाती है। यही हाल हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेता अन्नू कपूर की अपकमिंग फिल्म हमारे 12 के साथ हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि यानी कि इंक्रीज्ड पॉपुलेशन के मुद्दे की रोचक कहानी पर बनी इस फिल्म को लेकर बीते दिनों से सुर्खियां काफी तेज हैं। अब खबर ये आ रही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमारे 12 की रिलीज डेट को फिलहाल टाल दिया है।
डायरेक्टर कमल चंद्रा के निर्देशन में बनने वाली हमारे 12 कई सालों से अपनी रिलीज डेट तलाश रही थी। काफी समय बाद 7 जून को फिल्म को नई रिलीज डेट मिली। हालांकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये मूवी 7 जून को रिलीज नहीं होगी और इसकी रिलीज डेट फिलहाल के लिए टाल दी गई है। एक्टर से नेता बनी कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव 2024 में शानदार जीत हासिल करी है। कंगना के साथ मंडी सीट पर कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह खड़े थे, जिन्हें हराकर उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल करी। एनडीए ने बुधवार को नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। एनडीए ने प्रधानमंत्री आवास पर बैठक रखी थी और सर्वसम्मति से मोदी को ब्लॉक का नेता चुनने का प्रस्ताव पारित किया था। कंगना ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल कर जोरदार आगाज किया है। कंगना ने अपने कंपेटिटर कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को 74,000 से भी अधिक वोटों के अंतर से करारी हार दी है। कंगना ने अपनी जीत की खुशी मनाने और मंडी के लोगों का धन्यवाद देने के लिए अब सोशल मीडिया का सहारा लिया है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए लिखा, इस समर्थन, प्यार और विश्वास के लिए सभी मंडी वासियों को दिल से आभार। ये जीत आप सभी की है। ये प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर विश्वास की जीत है। ये जीत है सनातन की, ये मंडी के सम्मान की जीत है। आपको बता दें कि अब कंगना रनौत का ये पोस्ट काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिछले काफी समय से नताशा स्टैनकोविक और हार्दिक पांड्या अपने तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे थे। हालांकि दोनों से अभी तक इस बात पर कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन नताशा का अपना इंस्टा हैंडल से पांड्या हटाना और उनके कुछ पोस्ट ने ये खबर आग की तरह फैला दी थी। हालांकि अब नताशा स्टैनकोविक ने फिर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जाहिर किया है, जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि दोनों अभी भी अलग नहीं हुए हैं। इस पोस्ट को देखने के बाद हार्दिक और नताशा के फैंस खुश भी नजर आ रहे हैं। दरअसल एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी पर अपने पालतू डॉग की एक फोटो शेयर करी, जिसमें वो बेबी पिंक कलर के पांडा वाले कपड़े पहने हुए नजर आ रहा है। इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि बेबी ड्रोवर पांड्या। इसके कैप्शन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि दोनों अभी भी साथ हैं और दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। एक्टर अनुपम खेर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। आए दिन फैंस के साथ अपनी लाइफ से जुड़े हर अपडेट और मजेदार किस्से भी सुनाते रहते हैं। बुधवार को एक्टर ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपनी मां दुलारी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। एक्टर ने अपनी मां के इस जन्मदिन को बेहद खास बनाया। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि कई बैंड वाले नजर आ रहे हैं। बता दें कि अभिनेता ने एक स्टूडियो के बाहर ये जश्न मनाया है और ये सारा इंतजाम देख दुलारी यानी कि एक्टर की मां बेहद खुश नजर आई। इतना ही नहीं, उन्होंने खूब डांस भी किया। आपको बता दें कि एक्टर द्वारा शेयर की गई ये वीडियो उनके फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है और जिस अंदाज में एक्टर ने अपनी मां का जन्मदिन सेलिब्रेट किया है, एक्टर की तारीफ भी की जा रही है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ लोग ठगी कर रहे हैं। अब इस संस्थान ने आधिकारिक घोषणा कर सभी को इस बात से अवगत भी करा दिया है। बीते दिन बुधवार को रात को शाहरुख खान और गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नोटिस शेयर किया, जिसमें ऑनलाइन प्रसारित हो रहे रोजगार के अवसरों के बारे में धोखाधड़ी वाले ऑफर के खिलाफ चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि पोस्ट पर कैप्शन में लिखा गया था, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की ओर से महत्वपूर्ण सूचना। प्रोडक्शन हाउस द्वारा शेयर की गए नोट में लिखा है, हमारे संज्ञान में आया है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खासकर व्हाट्सएप पर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से जुड़े होने का दावा करते हुए धोखाधड़ी वाले ऑफर प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस ने यह भी कहा कि वास्तविक अवसरों को केवल आधिकारिक चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से वास्तविक अवसरों को केवल हमारे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से ही बताया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। आगे खबर अपडेट करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। खबर आपकी नजर हमारी।